वेट ही कर रहा था, नहीं कोई संस्कृत भी बोले है। केमिस्ट्री अच्छा लगता होगा है? नहीं चलो भाई, करें बेटा स्टार्ट है ना। लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया था मैंने? एक तो रेस भी दी थी क्या? रेस नंबर 18 और ओवन के क्वेश्चन नंबर 37 से 53, 35 से 53 है ना, 3553 ऐसा दिया था। और जे एडवांस के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 6 से लेके रिमेनिंग डिस्कस कर रहे थे। एक ही किया था क्या? अच्छा फर्स्ट ही किया था, टाइम हो गया था। ठीक है ना। तो पहले कॉपी निकालो, कहां तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने? ठीक है ओके। तो हम बात कर रहे थे डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है, तो देखो जैसे अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट की लगभग हम अंत की तरफ आ चुके हैं, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम बात करें ओवरऑल लेक्चर्स की बात करें तो अराउंड 22-23 लेक्चर्स तो ऑफिशियली अलॉटेड है, और हम खींचते खींचते उसको 26-27 तक ले जाते हैं। तो टोटल ये मान लो 26-27 लेक्चर का टॉपिक है। और अगर आवर्स में मल्टीप्लाई करें तो 1.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड आपके पास 40 के आसपास 40 आवर्स का ये टॉपिक है। तो अगर हम बात करें कि यार इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं इसको पढ़ने में, कुछ आता भी है कि नहीं आता? ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो वैल्यू वाइज बात करें तो आप जेईई मेंस में 2 क्वेश्चन मान सकते हो, है ना, और एडवांस में भी 1-2 क्वेश्चन मान सकते हो। तो अराउंड 4 क्वेश्चन हम मान के चलेंगे। ये है डायरेक्ट। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट बात करूं तो आगे के आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं सब में इलेक्ट्रोस्टैट इन्वॉल्व होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपसे कि एनएलएम में एफबीडी बनाना हम सीखते हैं, तो क्या एफबीडी पे कोई क्वेश्चन आता है क्या? नहीं आता। लेकिन एफबीडी का यूज हर जगह आता है। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रो की जो कंसेप्ट है उनका यूज आगे हर एक टॉपिक में आएगा जो हम पढ़ेंगे, चाहे हम करंट पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं तो हर एक में यूज आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा यूज नहीं हो के छोटा सा यूज भी हो सकता है। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का यूज क्या होता है, ये बेसिक बेसिक चीजें इनके यूज की हम बात कर सकते हैं। तो आगे बहुत यूजफुल टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से अगर मैं समराइज करूं क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, है ना, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर हमने कूलाम्ब फोर्स के बारे में बात की, फिर हमने बोला कि चार्जेस को अगर किसी दूसरे मीडियम में रख देंगे तो कूलाम्ब फोर्स की वैल्यू तो चेंज नहीं होती, लेकिन नेट फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। नेट फोर्स इन एनी मीडियम होता है दैट इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? अगर हम बात करें वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 81 और मेटल के लिए होती है इनफाइनाइट। तो ये हमने बात की। फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला, रिंग की वजह से निकाला, सेंटर पे निकाला, एक्सिस पे निकाला, डिस्क की वजह से निकाला। हमने जितने भी नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट हैं सबकी वजह से निकाल ली, चाहे वो फाइनाइट वायर हो, चाहे वो इनफाइनाइट वायर हो। इस तरह से हम लोग आगे चलते गए, धीरे धीरे कहानी चलती गई हमारी। तो हम लोगों ने जिस तरह से कैसे कैसे करके भी ये फील्ड कैलकुलेट कर लिया स्ट्रगल करके, है ना। तो फिर हम लोगों ने बात की यार, और है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जरूरत पड़ी कि यार ऐसे 3D ऑब्जेक्ट्स लाइक स्फीयर, सिलेंडर की बात करें तो हमने बोला यार इंटीग्रेशन तो भैया हमारे बस की नहीं है, कोई दूसरा मेथड बताओ जिससे हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकें। और इसके लिए हमने गॉस लॉ पढ़ा। फिर हमने गॉस लॉ से फिर और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट किया। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म किया था हमारे पोटेंशियल पे, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की बात की। फिर हमने वर्क डन की बात की। फिर इसी तरह से हमने हर ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल कैलकुलेट किया। सबको बड़ी बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? तो यहाँ तक फिर हमने एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात की। तो ये सारी चीजें खत्म करके फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक दैट इज डाइपोल। सब क्लियर है?
डाइपोल की अगर हम बात करें तो शुरू से मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूं। दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड कैसा हो सेम, लेकिन साइन कैसा हो अपोजिट, दोनों के बीच की सेपरेशन अगर बहुत कम है, इस तरह के हम पूरे सेटअप को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं क्योंकि उनके बीच की सेपरेशन बहुत कम होती है। क्लियर हो रही बात? फिर हम बात करते हैं कि यार क्या किसी डाइपोल की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है क्या? ये आज हम बात करेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले हमने एक टर्म की बात की थी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या दर्शाता है? कोई आपसे पूछ ले यार है क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, निकाल तो लिया, ठीक है। जिससे मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछूं कि मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मोमेंटम, ये भूल जाओ, मोमेंटम एम इनटू वी। भाई मास हमें पहले से पता था, वेलोसिटी हमें पहले से पता थी, तो हमें क्यों जबरदस्ती एम इनटू वी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी? हम कुछ नया ड्राइव करेंगे कि कुछ नहीं है, खाली बैठे बैठे कुछ कर ले, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर ले। क्लियर है? क्योंकि मोमेंटम का फोर्स से डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। मोमेंटम का फोर्स से डायरेक्ट रिलेशन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में अगर चेंज हुआ है इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लगा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फोर्स कहलाता है। तो समय के साथ किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज हो रहा है इसका मतलब उसमें फोर्स लगा है, इसलिए जरूरत पड़ी। सेम इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्यों डिफाइन किया? मैंने आपको मैग्नेट से समझाया था कि आप मार्केट से दो मैग्नेट खरीद के लाए, एक सस्ती वाली और एक महंगी वाली। तो दोनों में फर्क क्या है भाई? जो मैग्नेट महंगी वाली मैग्नेट होगी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगी, वो फटाफट खींच लेगी, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो जो आयरन मैन बोल रहा हूँ वो कौन सा था? मैग्नेटो, ठीक है। मैग्नेटो नहीं, अरे यार जीवन व्यर्थ है तुम्हारा, है ना, ठीक है। एक्समैन में मैग्नेटो नहीं देखे यार, हाँ नहीं देखे, एक्समैन नहीं देखा, जाओ आज ही देखो, ठीक है। हाँ मार्वल से पहले भी एक दुनिया थी, ठीक है। मार्वल से पहले जिसका एक छत्र राज हुआ करता था वो एक्समैन सीरीज हुआ करती थी, ठीक है। तो है ना, हाँ तो उसमें एक कैरेक्टर है मैग्नेटो, उसके पास एक पावर होती है जैसे वुल्वरीन, वुल्वरीन उसका भाई है मैग्नेटो, है ना। तो वुल्वरीन भी नहीं बताया तुम्हें, तुम निकल जाओ भाई, तुम्हें ह्यूज जैकमैन भी नहीं पता है यार, तुम्हें नहीं पता है? ओ भाई मारो मुझे मारो, मतलब देखना कभी समय मिले तो, अभी नहीं, अभी पढ़ने का समय है, ठीक है। मैं यहाँ प्रोजेक्टर पे दिखा दूंगा, ठीक है, कुछ तो काम आएगा, ठीक है ना। अरे केजीएफ वीजीएफ से बहुत बढ़िया है यार, है ना। ये एक केजीएफ वीजीएफ एक वर्चुअल ऑरा है जो चल रहा है, समय के साथ खत्म हो जाएगा। कब तक ऐसे स्टाइल और जुल्फें देखते रहोगे? 2-3 बार केजीएफ 3, 4 या फिर 10, 20, 15 आएगी तो बोर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी और ये जो मूवीज है ना, इनका कोई, मैं एक्समेन फर्स्ट कब आई थी? जब मैं खुद 8-9 साल 10 साल का था, तो पहला उसका पार्ट आया था और मैंने वो वीसीआर पे देखी थी। पहले वो वीसीआर चलते थे जिसमें कैसेट लगती थी, ठीक है ना। तो उस वीसीआर पे देखी थी, मतलब तब से मैं फैन हूँ मूवीज का, है ना। मेरे पास पूरा कलेक्शन है एकदम बढ़िया, 10-10 जीबी के प्रिंट चलेंगे नहीं बेटा तुम्हारे मोबाइल में। चलो अब वापस आते हैं। तो मैं बात कर रहा था जैसे कि यार मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, अगर आप महंगी वाली मैग्नेट खरीद के लाए तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मेजर करने का कोई तो क्राइटेरिया बनाया होगा लोगों ने, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसी तरह से दो चार्जेस हैं, उनकी वजह से सराउंडिंग में उनकी कितनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसको मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अगर मेरे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस का क्यू और एक माइनस क्यू, उनके बीच की सेपरेशन कितनी है? एल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है एनी ऑफ द चार्ज इनटू उनके बीच की सेपरेशन। डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। सबको समझ में आया? फिर मैंने बोला कि हमेशा पॉइंट चार्ज तो देगा नहीं, यही तो कम से कम ये नहीं देगा कि 2 पॉइंट चार्ज दे दिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, वो सरफेस पर भी हो सकता है, वो लेंथ पर भी हो सकता है। तो हमने रिंग वाले क्वेश्चन किए थे कल कि एक रिंग है जिसपे आधा पॉजिटिव चार्ज और आधा नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बोला इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालो। तो आपने सबसे पहले हमने कैसे सॉल्व किया था? बाय इंटीग्रेशन। हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, जितना प्लस क्यू का लिया उतना माइनस क्यू का लिया, और उसको इंटीग्रेट किया तो हमारा आंसर आया था 4 लैम्डा आर स्क्वायर। क्लियर है? फिर हमने बोला यार इतनी मेहनत, है ना, ऐसी नहीं होती। तो हम कोई और दूसरा अल्टरनेट मेथड है क्या? तो हमने देखा हाँ यार एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ चार्ज।
तो हमें पता चला उसकी, लेकिन कुछ खासियत है तो कुछ कमियां भी है ना। उसकी कमियां ये हैं कि हम उसको हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते, हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो और डाइपोल बनना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो सेंटर ऑफ चार्ज क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उस सबको उठा के आप कहां पे रख सकते हो, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। लेकिन हम यहाँ पे उसको सेंटर ऑफ मास ना बोल के उसको सेंटर ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, सारे पॉजिटिव उठा के 2r/π पे रख दिया था और नीचे वाले को -2r/π। तो दोनों के बीच की सेपरेशन हो गई थी 4r/π इंटू क्यू। आपका आंसर आ गया था। सबको मेरी बात आ गई समझ में? तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आज थोड़े से क्वेश्चन से और स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको एक रिंग दे रखी है, फटाफट बताते चलना। इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज क्यू, और इसके सेंटर पे मैंने एक -q चार्ज रख दिया। रिंग की रेडियस आपको दे रखी है r। आपको कैलकुलेट करना है डाइपोल मोमेंट, निकाल सकते हो। पहले तो मेरे साथ साथ ही करें, अभी कोई नोट नहीं करेगा, है ना, आराम से रिलैक्स मारो, है ना। इधर देखो, सेंटर ऑफ चार्ज से करेंगे अब तो, है ना। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, क्या इसको कहीं पे शिफ्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो कैसा है, पॉइंट चार्ज। पहले चेक करो डाइपोल बन रहा है या नहीं बन रहा। बन रहा है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो मैं इस सारे पॉजिटिव चार्ज को हटा के इस रिंग के सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ चार्ज पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे रखूंगा मैं इस प्लस क्यू को। कितनी हाइट पर आ गया यहाँ से, 2r/π। ये आ जाएगा। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई? ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कौन सी आएगी, -q से +q। तो ये इधर आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यार डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, तो ये आएगा एनी ऑफ द चार्ज q इंटू 2r/π। डायरेक्शन आ जाएगी j के, आंसर आ जाए। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? और समझते हैं थोड़ा सा, इधर देखो एक बार। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक डिस्क होती, हाफ डिस्क होती, ठीक है, और यहां एक रिंग होती, मतलब ये कॉम्बिनेशन है किसका, डिस्क और रिंग का। डिस्क पे चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सरफेस पे, और रिंग पर कहां पर होगा, उसकी लेंथ पे, सरकमफेरेंस पे। मान लेते जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, और दोनों की रेडियस बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछता कि यार डाइपोल मूवमेंट निकालो, तो आपको समझ में आ रहा होगा यार इंटीग्रेशन से तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मैं एलिमेंट लेता कैसे, सेम डिस्टेंस पर आते ही नहीं। क्लियर होगी बात? तो इसको हम सेंटर ऑफ चार्ज से बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं क्या करता, इस पूरे चार्ज को हटा के कहां पे रख देता, इसके सेंटर ऑफ मास। कितनी हाइट पर आता है, 4r/3π, है ना। जनरल फॉर्मूला होता है 4r/3 थीटा साइन ऑफ θ/2। सबको मेरी बात आ रही है पक्का समझ में? तो यहां से बेटा कितनी हाइट पर आएगा, /3π। तो यहाँ +q आ जाएगा, और इस -q को उठा के मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कितनी हाइट पर, यहाँ से 2r/। सबको क्लियर हो गई बात? और अगर मैं डायरेक्शन की बात करता तो कहां से कहां था, माइनस से प्लस की तरफ। सही है, पक्का क्लियर है सबको बेटा? तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो P वेक्टर इज इक्वल टू एनी ऑफ द चार्ज इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन। दिस इज 4r/3π प्लस 2r/π। तो ये कितना बनेगा बेटा आपके पास, 10r/3π इंटू क्यू। डायरेक्शन आ जाएगी प्लस का, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सबको मेरी बात बढ़िया से समझ में आ रही है? इसको नोट करो फिर आगे। If ring perform pure rolling,
find out first acceleration of center of mass, second alpha, and third the value of friction. T is equals to 0 मतलब नहीं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। इधर देखो एक बार सब लोग, यहां तक सबको समझ में आ गई बात बेटा? सब लोग इधर देखो। अब देखो जरूरी नहीं है कि हम, जैसे यहां पर अगर मैं आपसे बात करता, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे पास एक रिंग है, सब लोग इधर देखो, पहले बाद में नोट करना। एक रिंग है जिसका मास कितना है m, रेडियस कितनी r, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी लैम्डा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, मतलब डाइपोल बन रहा है। अब मैंने क्या किया, इस रिंग को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी थी E0। क्लियर है? अब जैसे ही मैं इस रिंग को एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसा होने से ये जो रिंग है वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, रोलिंग। आपको दे रखा है रिंग क्या परफॉर्म कर रही है, रोलिंग, प्योर रोलिंग कर रही है। तो आपसे पूछा है रिंग के सेंटर का एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा कितना होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? तो ये क्वेश्चन है रोलिंग डायनामिक्स का, जिसमें हम डाइपोल का भी यूज करेंगे, यानी कंबाइंड क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? कभी भी रोलिंग डायनामिक्स का क्वेश्चन आ जाए, चाहे कहीं पर भी आ जाए, कोई भी चैप्टर हो, उसमें 3 इक्वेशन लगती है। पहला, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरा, नेट टॉर्क आइदर अबाउट द सेंटर ऑफ मास और अबाउट आईसीआर, आईसीआर मतलब लोएस्ट कांटेक्ट पॉइंट। तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास या नेट टॉर्क अबाउट आईसीआर, आपकी चॉइस है, इज इक्वल टू आई अल्फा। और तीसरी कंडीशन लगती है कंडीशन ऑफ रोलिंग, और कंडीशन ऑफ रोलिंग होती है जो लोअर मोस्ट कांटेक्ट पॉइंट है उसकी कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, वो ग्राउंड पे स्लिप नहीं करना चाहिए, या जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में है उस पर स्लिप नहीं करना चाहिए। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? अब बात ध्यान से सुनते चलना। पहली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन कौन सी थी, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। भाई मुझे इसको लिखने के लिए पहले एफवीडी बनाना पड़ेगा। तो एफवीडी बनाते कौन कौन से फोर्स लगेंगे, नॉर्मल एमजी ये सब लगेगा, लेकिन नॉर्मल एमजी को बनाने की जरूरत है क्या? हम सिर्फ वही फोर्स बनाएंगे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होंगी, यानी जो मोशन की डायरेक्शन में होंगी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा। लेकिन भाई मैं कौन से पॉइंट पे लगाऊं फोर्स, समझ में आया ना? तो यहां पर हम सेंटर ऑफ चार्ज को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ चार्ज को कब अप्लाई करेंगे, जब डाइपोल बन रहा हो और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को हटा के यहां पे मान सकता हूं, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, और इस सारे नेगेटिव चार्ज को यहां से कितनी हाइट पर आएगा, ये 2r बाय पाई। सब लोग देखना, और यहां पे इस पूरे नेगेटिव को यहां पे रख सकता हूं कितनी हाइट पर, और ये माइनस क्यू होगी। तो अगर मैं इस प्लस क्यू की चार्ज की बात करूं तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब यहां माइनस लगने की जरूरत है क्या, क्यों नहीं है, डायरेक्शन मैंने पहले ही बना दी ना, अब क्या जरूरत है, ठीक है। अब अगर ये रोल कर रही है, इसका एक्सेलरेशन भी होगा, तो मैं मान लेता हूं सेंटर का एक्सेलरेशन है ACM आगे की तरफ,
ये मान लेता हूँ ACM, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया अल्फा, ये इसका FVD बन गया। लेकिन अभी भी एक कमी है, किसकी? फ्रिक्शन की। अब कभी भी रोलिंग में जो फ्रिक्शन लगता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है ना, दो घर के दो बच्चे, दो बिहेवियर है। काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है ना वो जिद्दी नेचर का होता है, मतलब वो किसी के लिए अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव स्लिपिंग, यानी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट लगेगा। जो डायरेक्शन चेंज करता है ना वो स्टैटिक होता है। जैसे हम देखो सर्किल में जब सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो देखा होगा फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगना स्टार्ट कर देता है कई क्वेश्चन में, है ना? तो वो वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। तो जो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ आया वो काइनेटिक नहीं होता, कौन सा होता है? स्टैटिक होता है। स्टैटिक ही एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है, वो अपना बलिदान देता है कि साहब मैं कर देता हूँ, काइनेटिक तो मानेगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर भी जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना, रोलिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं होता, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। रोलिंग फ्रिक्शन इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन फॉरवर्ड भी लग सकता है, बैकवर्ड भी लग सकता है और जीरो भी हो सकता है, उसका कैसा भी बिहेवियर हो सकता है। तो हमें तो पता नहीं भाई फॉरवर्ड लग रहा है तो हम मान लेते हैं फॉरवर्ड लग रहा है, अगर बैकवर्ड लग रहा होगा तो अपने आप कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। यहां से आपके रोलिंग डायनामिक्स के भी थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? FVD हो गया। पहली इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन बोलो क्या लिखूंगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बनेगी नेट एक्सटर्नल फोर्स? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अज्यूम करते हो उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लेते हो। क्या लिखूंगा बेटा मैं इसको? क्यू ई नॉट, FBC डायरेक्शन में तो F प्लस क्यू ई नॉट माइनस क्यू ई नॉट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां से F आ गया कितना? M इंटू ACM। ये आ गया फर्स्ट, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन बताओ, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। हम दो पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं, आइदर सेंटर के अबाउट या ICR। मुझे बताओ कौन सा बेहतर रहेगा, सेंटर या ICR? ICR। क्यों? फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आएगा, दिक्कत किसी में भी नहीं है। लेकिन साहब अगर आप यहाँ पे लगाओगे ना तो यहाँ पे इन दोनों फोर्स का टॉर्क तो आएगा आएगा और फ्रिक्शन का भी है। लेकिन अगर मैं इसके अबाउट लगाऊंगा तो फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। बात ध्यान से सुनना, कुछ नया सीखेंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? इन दोनों फोर्सेस का, है ना? तो इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ इन दोनों बहनों का फोर्स आएगा, ये चलेगा? दोनों बहनें क्यों है? इक्वल एंड अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड, है ना? लेकिन साइन कैसा है? अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है। इस तरह की फोर्सेस को हम बोलते हैं, ऐसी फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, इस तरह की फोर्सेस को हम बोलते हैं फोर्स कपल, है ना? क्या बोलते हैं? फोर्स कपल। ठीक है, हर जगह कपल है, ठीक है, तो इनको भी चेन नहीं है ना, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स कपल। क्लियर है? तो अब बात करेंगे फोर्स कपल की। लेकिन फोर्स कपल की खासियत क्या है? कभी भी फोर्स कपल लग रहा हो तो उस पर इनका, अगर मैं देखो इसको भूल जाता, मैं सिर्फ फोर्स कपल की बात करता, तो फोर्स कपल के लिए नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? जीरो। जितना प्लस उतना माइनस। तो फोर्स कपल सिस्टम में नेट फोर्स कभी भी ऐड नहीं करता, क्योंकि जितना फोर्स आगे की तरफ लग रहा है उतना ही पीछे। लेकिन फोर्स कपल का टॉर्क जरूरी नहीं है जीरो हो। फोर्स कपल का नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होता है, लेकिन फोर्स कपल का टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब कि सर नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, फोर्स कपल का टॉर्क, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि यार ये एक फोर्स कपल है, बताओ इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा, इस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा, या फिर चंद्रमा पे एक पॉइंट है उसके अबाउट कितना आएगा। तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि फोर्स कपल का जो टॉर्क होता है वो उस पॉइंट की लोकेशन से इंडिपेंडेंट होता है जिसके अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करते हो। मतलब सर क्या बोल गए, समझ नहीं आया, है ना? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं दुनिया में किसी भी पॉइंट के अबाउट फोर्स कपल का टॉर्क निकालूं, वो हमेशा सेम आएगा, वो उस पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता जिसके अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करते हो। बोले कि सर कैसे, आपके बोलने से थोड़ी ना मान लेंगे हम, है ना? मिड हीट है तो कैसे? तो बात ध्यान में सुनना, चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे मान लो ये कितना बेटा? क्यू ई नॉट, और ये इधर आया क्यू ई नॉट, मैं लेंथ एल मान लेता हूँ, है ना? इजी रहेगा समझने के लिए।
तो लेंथ एल मान लेता हूं। मुझे बताओ अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करता इन दोनों का टॉर्क, पूरे सिस्टम का इस पॉइंट के अबाउट, तो इसकी वजह से आता क्या, सिर्फ इसकी वजह से आता, कितना आता, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ, दैट इज क्यू ए नॉट इनटू एल, ये आता। मैं बोलता कि चलो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो, कितना आता, इसका जीरो हो जाता, इसका आता फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। अब तो नहीं सर सेंटर के अबाउट निकालो, सेंटर के अबाउट इसका आता है क्यू ई नॉट इंटू एल बाई टू, और इसका भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ क्यू ई नॉट इंटू एल बाई टू, सेम ही आता। किसी को ये तो नहीं लगता सर माइनस हो जाता, नहीं, क्योंकि इसका आगे देखो ना, दोनों एक ही सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं क्लॉकवाइज, है ना, और ऐसे भी निकाल सकते हो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, इसका भी इनवर्ड आ रहा है और इसका भी इस पॉइंट के अबाउट इनवर्ड आ रहा है, राइट इन थंब रूल, पाम रूल, किसी से भी निकाल सकते हो। अब देखिए नहीं सर, एक मान लो यहाँ पे निकालते तो ये तो अपने रॉड पे मान लिया, यहाँ पे मान लो सपोज यहाँ पे निकालता, तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करता तो इसका टॉर्क बताओ कितना आएगा, क्यू ई नॉट इंटू एक्स प्लस एल, इसका टॉर्क यहाँ पर इनवर्ट आता, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करता, लेकिन अब इस पॉइंट पर इसका कहाँ आता, आउटवर्ड आता, बाहर आता, फोर्स की डायरेक्शन में थंब जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो फिंगर्स आउटवर्ड, तो माइनस आता, माइनस का क्यू ई नॉट इंटू एक्स, फिर कैंसिल आउट हो जाता, हमेशा सेम आ रहा है। तो इसको एक कंसेप्ट बना लेंगे कि यार फोर्स कपल का टॉर्क निकालना तो बड़ा ही आसान है। फोर्स कपल का टॉर्क होता है एनी ऑफ द फोर्स, एनी ऑफ द फोर्स इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन, एनी ऑफ द फोर्स इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन आपको सीधे फोर्स कपल का टॉर्क दे देगा, और फोर्स कपल का टॉर्क उस पॉइंट की लोकेशन से इंडिपेंडेंट होता है जिसके अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करते हो। मतलब क्या है, अब इधर देखो सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, कौन से पॉइंट के अबाउट, अबाउट आईसीआर, इस पॉइंट के अबाउट। क्या फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा क्या, सिर्फ किसका आएगा, फोर्स कपल का, कितना आएगा, एनी ऑफ द फोर्स इनटू इनके बीच की सेपरेशन, दैट इज क्यू ई नॉट इनटू 4r बाय पाई इज इक्वल्स टू आई। अब ये ध्यान रखना जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी पॉइंट का लेते हो। क्या आप इस पॉइंट के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो क्या, रिंग का सेंटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर सकते हो, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना 2mr स्क्वायर इनटू अल्फा, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, क्लियर है, ये सेकंड इक्वेशन। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, थर्ड क्या है, कंडीशन ऑफ रोलिंग। और कंडीशन ऑफ रोलिंग क्या है कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है इसकी कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती है, मतलब अगर देखो ये क्या नहीं, सबसे इसके नीचे क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड चल रहा है क्या, रेस्ट पर है, तो ग्राउंड अगर रेस्ट पर है और हम चाहते हैं ये पॉइंट भी स्लिप ना करे, तो इस पॉइंट को भी किस पर होना चाहिए, रेस्ट पे, तो इसकी नेट ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी जीरो होगी और नेट ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अब इस पॉइंट से हमने पूछा भैया कितने एक्सेलरेशन है, तो बोला मेरे पास दो है। कैसे, एक तो ये पूरा चल रहा है भाई, इसके सेंटर के पास एक्सेलरेशन है कितना, एसीएम, उसकी वजह से इस पॉइंट के पास आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, एसीएम, क्योंकि पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के पास ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन एसीएम है, तो उसके हर एक पॉइंट के पास ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन एसीएम ही होगा। कैसे, मैं भाई चल रहा हूं ना, तो मेरा सेंटर ऑफ मास जितना चलेगा मेरी बॉडी का हर एक हिस्सा उतना ही चलेगा, लेकिन ये घूम भी तो रहा है, और घूमने की वजह से इस पॉइंट के पास एक और एक्सेलरेशन आएगा अल्फा इंटू आर, और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये पीछे की तरफ आना चाहिए, और पीछे ही आना चाहिए, तभी तो एसीएम किसको बैलेंस करेगा, आर अल्फा, तभी तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो कंडीशन ऑफ रोलिंग क्या हो जाएगा बेटा, एसीएम इज इक्वल्स टू अल्फा, बस यहां से इधर पुट कर दोगे, यहां से आपके पास एसीएम आ जाएगा, एसीएम को इधर पुट कर दोगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा, नोट करो और फाइनल आंसर बताओ मुझे कितना है।
हाँ जी, किसमें क्यों नहीं सेम रहेगा? अच्छा ये, अच्छा ये घूम जाएगा इसलिए। हाँ बिल्कुल, ये से इंस्टेंट का आएगा। रिंग अगर घूम जाएगी तो चेंज हो जाएगा, तो ये इंस्टेंटेनियस आएगा बिल्कुल। तो जो एक्सेलरेशन रहेगा वो इंस्टेंटेनियस रहेगा, क्योंकि घूमने पर ये जो फोर्स है उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ तो सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, है ना? तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय इक्वेशन 3 and 2। अगर आप इसको पुट करोगे तो देखो ये आपके पास कितना बना, दैट इज क्यू ई नॉट इंटू 4r/पाई इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर इंटू अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ACM/r। यहां से देखो ये कैंसिल आउट होगा, ये चला गया, ठीक है। और यहाँ से 4 से 2 चला जाएगा, तो आपके पास ACM की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई नॉट, है ना, ये 2 QE0 अपॉन पाई एम, यही आएगा, ACM आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, आसान है ना? अच्छा ACM आ गया तो फ्रिक्शन भी आ गया क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये बनेगा 2Q0 और ACM आ गया तो अल्फा भी आ गया, अल्फा इज इक्वल टू ACM/r। ये आंसर है। कौन सा ये, पाई 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 एम, नहीं मैच कर रहा। अच्छा हाँ, आप चेंज कर सकते हो चाहो तो बिल्कुल। मैंने क्यू की टर्म में लिख दिया, अगर मान लो तो लैम्डा की टर्म में लिखना तो चेंज कर सकते हैं ना। क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू पाई आर, चाहे तो हम चेंज कर सकते हो उसको, है ना। यहाँ पे समझ में आया बेटा सबको, है ना? इसको नोट करो, और एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दे रहा हूँ, बात ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, पहले सब लोग देखो फिर नोट करना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिंग पे एक क्वेश्चन किया था ना, रिंग पे आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, और वो निकाला था सबसे पहला क्वेश्चन तो जो हमारा था डाइपोल का। अब मैंने क्या किया, लैम्डा को वेरी करा दिया। लैम्डा कैसे वेरी कर रहा है, लैम्डा नॉट साइन थीटा, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। सब लोग देखो पहले, साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और सेकंड में, और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं देखो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो देखो जब थीटा जीरो तो साइन थीटा भी जीरो, तो लैम्डा भी जीरो। इसका मतलब यहाँ पे सबसे कम चार्ज आएगा। सबसे ज्यादा चार्ज कहां पर आएगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, थीटा π/2 होगा। यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। और पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव। बन गया डाइपोल। लेकिन अब हम यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल सेंटर ऑफ चार्ज उसको अप्लाई नहीं कर सकते। कैसे करेंगे वो आपको आता है, मैंने सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन से ही बताया था, ठीक है। तो जो हमने पिछली बार इंटीग्रेशन किया ना, तो इंटीग्रेशन करने से पहले जो लैम्डा है ना, बस उस लैम्डा की जगह कितना पुट कर दो, लैम्डा नॉट साइन थीटा, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो एक बार आप लोग घर से अटेम्प्ट करना और मुझे नेक्स्ट क्लास में आंसर बताना। नोट करो इसका यहाँ तक। और आज जो हम टॉपिक चालू करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
यहाँ तो सबको मेरी बात बढ़िया से समझ में आ रही है ना? चलो अब सब लोग इधर देखो, है ना? इस पॉइंट पे चलते हैं अगले पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब क्या है? जैसे हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो देखो फिर नोट कर लेना, एक हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आता है। सराउंडिंग में कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूँ कि डाइपोल की वजह से सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कैसे कैलकुलेट करें, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक डाइपोल है, डाइपोल का मतलब प्लस और माइनस, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इनके बीच की सेपरेशन हम एल ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं अभी 2L ले लेता हूं, आप एल भी ले सकते हो, है ना? मैं इसलिए बता रहा हूं, मुझे कैलकुलेशन में आसानी होगी इसलिए मैं 2L ले रहा हूं। आप चाहो तो एल लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको बात आ रही है समझ में? एल, एल बाई 2, 3L, 10L, 15L जो लेना है वो ले सकते हो, ठीक है? अब यहां पर आते हैं, बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ऐसा डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में। हम यहाँ पे दो टर्म डिफाइन करते हैं, एक होता है एक्सियल लोकेशन, एक्सियल, और एक होता है इक्विटोरियल। क्लियर है? एक्सियल क्या होता है? जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यानी पी वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग है, तो इसकी डायरेक्शन के अलोंग वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को मैं क्या बोलूंगा? एक्सियल। और वो लाइन जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है वो कहलाती है इक्विटोरियल, यानी ये वाली लाइन। सबको समझ में आया? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दिक्कत क्या होती है, आप इसको एक्स एक्सिस मान लेते हो। जैसे भैया अगर डाइपोल जरूरी थोड़ी हमेशा ऐसे ही रखा रहे, ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल टेढ़ा है पर मेरा ऐसे भी तो हो सकता है। तो इस केस में जो एक्सियल लोकेशन है वो ये थोड़ी होगी। अगर आप डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखोगे तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस पी से प्लस पी ऐसे होगी, तो एक्सियल भी यही हो जाएगा। और इक्विटोरियल कौन सा बनेगा? इसके परपेंडिकुलर। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे इस एक्सियल लोकेशन के किसी भी पॉइंट पे, सपोज यहां पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है ना, बात ध्यान सुनना। डाइपोल में हम जितनी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, हम डाइपोल की सेंटर से मेजर करते हैं, मतलब दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट यहां से मेजर करते हैं हमेशा। वो कभी आपको लिख के नहीं देगा, लेकिन आपको हमेशा कहां से मेजर करना है? बिल्कुल इन दोनों के बीच से, मिड पॉइंट होता है डाइपोल। तो यहां से आर डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है पी, मुझे कैलकुलेट करना है इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल की वजह से। क्वेश्चन समझ में आया? अब कैसे निकालें कि सर हमें तो पता ही नहीं है डाइपोल की वजह से कैसे निकालेंगे? लेकिन डाइपोल की वजह से नहीं पता, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से तो पता है। तो भैया डाइपोल कुछ भी नहीं है, ये दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है। तो मैं इन दोनों चार्ज की वजह से यहां पर कितना नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैलकुलेट कर लूंगा, और वही इस पूरे डाइपोल का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे? अगर मैं इस चार्ज की वजह से बात करूं तो इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस कितनी है? ये 2L है, ये L है, तो ये R माइनस L। समझ में आया ना? ये 2L तो ये L, ये R है तो ये R माइनस L। पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे होगा, मान लेता E1। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा? टुवर्ड्स होगा। ये हो गया E2। बताओ कौन सा ज्यादा, E1 ज्यादा कि E2 ज्यादा? E1। क्यों? क्योंकि जो चार्ज पास में होगा उसकी फील्ड ज्यादा होगी, तो E1 ज्यादा होगा। तो E1 अगर E2 से ज्यादा है तो नेट फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? E1 की, यानी इसी डायरेक्शन में आएगा, ई नेट। ये आएगा। अब इधर देखो मैं ई नेट लिख रहा हूं, तो ई नेट क्या बनेगा? E1 माइनस E2। E1 को मैं क्या, के क्यू बाय आर, आर हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसमें किसी को समस्या? भैया के क्यू बाय आर, इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस ही तो लिखोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर में, तो ये डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस एल माइनस E2। इसकी वजह से यहां पर फील्ड कितना होगा बोलो? के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आता है? बस अब आसान है। अब क्या कर ले, एलसीएम ले ले। ये उड़ा दूं क्या? चलो नोट करो पहले यहाँ तक। हाँ, इसको नोट करो और इसको खुद से कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। क्या चीज?
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज मैंने बोला डाइपोल सेंटर, मैं इसलिए तो तब से चिल्ला रहा हूँ डाइपोल क्या वो मैं भूल गया। हाँ, सेंटर ऑफ चार्ज का यूज सिर्फ डाइपोल के केस में करते हैं, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए या फोर्स कैलकुलेशन, फोर्स को दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, पोटेंशियल कैलकुलेशन, इन सब में हम सेंटर ऑफ चार्ज को यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई कंसेप्ट नहीं है, वो बस एक मैथमेटिकल टूल है कि भाई मैंने क्या किया, ऐसी मैथमेटिक्स करने से ऐसा आंसर आ रहा है तो उस आंसर को मैंने एक रिजल्ट बना लिया। और ऐसा क्यों होता है ना, वो भी मैं थोड़े दिनों बाद समझा दूंगा। अब वही वो गड़बड़ हो जाएगी ना, उसको अपन मान ही नहीं सकते। तुम कई लोग अभी भी मास्क लगा के रखते हो, दम नहीं घुटता क्या? आयुषी वाले मास्क अच्छा लगा के रखेंगे, मुझे लग रहा है दो चार तो मास्क से ही मर जाए यार। मैं बोला हॉस्पिटल एडमिट हुआ, बोले क्यों, कोरोना की वजह से? बोले नहीं, मास्क की वजह से। कई बार ऐसे नहीं था, ऐसे खुला शीशे में देखा, अरे ये कौन है? कई लोग तो मुझे लगा चिपक ही गया होगा वैसे, इनबिल्ट हो गया होगा। आदत हो गई है ना, स्मार्ट भी लगता है, नहीं अलग अलग तरह के मास्क है ना। आजकल आप कपड़े खरीदो मास्क फ्री में मिलता है ऐसा। क्या अच्छा लगा, अच्छा अच्छा लगा, सुंदर, देखो तेरा चुरा लिया होगा इसमें। नहीं ऐसे यहाँ पे कट मार लो ना। चलो यहाँ पर आते हैं, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो इधर देखो, बात ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा मैं ना रिजल्ट को थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत सा बनाने की, जैसे हम बहुत आसानी से याद रख सके। सब लोग इधर देखो, यहाँ तक सबको मेरी बात आ रही समझ में? अब फटाफट सॉल्व करते हैं, किसमें से कॉमन क्या आएगा, सब लोग इधर देखो, बाद में नोट करना। के क्यू, क्या मैं नीचे एलसीएम ले लूं? ये एक्चुअली ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, तो ये बनेगा आपके पास आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब बात ध्यान सुनना, इसको मैं टेंडिंग टू जीरो कर रहा हूं, ऐसा क्यों? सबसे पहले हमने यही लाइन बोली है कि हम जो डाइपोल ले रहे हैं उनके बीच की सेपरेशन, नहीं दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन बहुत कम है, तो जो आर होता है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये जो लोकेशन होती है वो इनके बीच की सेपरेशन से बहुत ज्यादा है। आप बोलोगे सर पास का कोई पॉइंट ले लेता हूं, कितना पास लोगे, 1 मीटर, आधा मीटर? भैया ये जो वैल्यू है ना वो 10⁻⁻15 ऑर्डर की, मैंने आपको बताया भी था, है ना, तो बहुत कम होती है। तो हम हमेशा शॉर्ट डाइपोल ही बोलते हैं, तो हम जिस भी पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बोलेंगे कि यार उस पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो एल से बहुत ज्यादा होगी। तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्या? और यहाँ पे देखोगे, अगर आप इसको ओपन करोगे तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 2RL यहां से आएगा, 2RL यहां से आएगा, तो 4RL अपॉन आर टू द पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बना के क्यू इंटू 4L अपॉन आर, ये बना। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2 आगे ले लिया, के क्यू इंटू 2L अपॉन आर क्यू, ऐसे लिख सकते हैं क्या?
और Q इंटू 12 क्या हो गया, P वेक्टर, P बन गया एनी ऑफ द चार्ज इंटू उनके बीच की सेपरेशन, तो ये बना P, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज 2 kp अपॉन r। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो बड़ा बढ़िया सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, और इसको हम याद भी रख सकते हैं क्योंकि बार बार इतना डिराइव हम करेंगे नहीं। तो हम बोलेंगे कि अगर मुझे किसी भी डाइपोल की वजह से उसकी एक्सिस पर, यानी उसकी एक्सियल लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला कितना आएगा, 2 k p अपॉन r क्यूब। 2 इज ए कांस्टेंट, k हो गया 1/4 p हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, r हो जाएगा उस पॉइंट की लोकेशन, कहां से, डाइपोल के सेंटर से। सबको समझ में आया? अच्छा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन बता सकते हो क्योंकि फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सब लोग इधर देखो एक बार, सब लोग इधर देखो, नेट फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ रहा था इस केस में, इधर, इस डायरेक्शन में, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओ, सेम ही है, डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू उधर ही आ रहा है, और ई वेक्टर भी उधर ही आ रहा है। तो ये कंसेप्ट बना लेंगे कि एक्सियल लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ये है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। इसको लिख लेते हैं, एट एक्सियल लोकेशन the direction of electric field is same as direction of p vector। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल लोकेशन। इसमें ये हमेशा होगा, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना, देखो तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि सर आंसर एग्जैक्ट आएगा नहीं, हमने अप्रोक्सीमेशन तो किया ही किया है, लेकिन हमारे जेई के सिलेबस में हम मान के चलते हैं कि हमारा जो डाइपोल है हमारा कैसा हमेशा रहता है, शॉर्ट डाइपोल। तो हम हमेशा इस कंडीशन को हमेशा यूज करते हैं, तो हमें चाहे वो क्वेश्चन में लिखे या ना लिखे, हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमेशा यही बने। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई बेटा यहाँ तक? अब ये तो हो गई हमारे पास एक्सियल लोकेशन की बात कि किसी भी एक्सियल लोकेशन पर हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करें इक्विटोरियल पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं डायग्राम बना देता हूं, मेहनत आप करो थोड़ी सी। जैसे मान लो इधर देखो सब लोग, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और डाइपोल मोमेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये वाली लाइन जो होगी, इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, जो इसके मिड पॉइंट से पास होगी। ठीक है, तो आपको यहां पर, यहां से मान लो आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, ठीक है, और ये लेंथ आप ले सकते हो, दिस इज 12।
कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे बिल्कुल सिंपल है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से है ना, मुझे बता सकते हो डायरेक्शन क्या आएगी, नेट फील्ड की डायरेक्शन? बिल्कुल इस साइड आएगी, इस साइड। और पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। बिल्कुल। एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पी वेक्टर के अलाउ होती है, इन द डायरेक्शन होती है, लेकिन इक्वेटोरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो पी वेक्टर के अपोजिट आता है। जैसे इधर देखो, बड़ा आसानी से सब लोग देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं इसकी वजह से यहां पर इस चार्ज की वजह से कैलकुलेट करता कि यार यहाँ पे फील्ड कहाँ होगा, तो चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो टुवर्ड्स होता, तो इधर होता, टुवर्ड्स द चार्ज, इधर आता। और इसकी वजह से यहां पर इस पॉइंट पर अगर मैं फील्ड लगाऊं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसा आएगा? अभी इधर आता, ये आता। समझ में आया सबको? ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, ये पॉजिटिव है तो अवे। अब इधर देखो, अगर ये एंगल थीटा होता तो ये एंगल कितना होता? 90 माइनस थीटा। अगर ये ई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ई है, यानी इस चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड की वैल्यू कितनी ले रहा हूं? ई, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर को कितना बोल रहा हूं? ई। तो ई का इधर कंपोनेंट कितना बनता? ई कॉस 90 माइनस थीटा, ये बनता ना। ई साइन थीटा भी लिख सकते थे। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल अगेन 90 माइनस, और ये भी ई होता। तो बात ध्यान सुना, इन दोनों ई के वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा? हॉरिजॉन्टल, जो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ई कॉस 90 माइनस थीटा और ई कॉस 90 माइनस थीटा, तो ई कॉस 90 माइनस थीटा, ये ई नेट आ जाता, आ जाता। सब कुछ समझ में आया? तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि जो नेट फील्ड आ रहा है वो पी वेक्टर को कैसा आ रहा है? अपोजिट। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सब लोग, देखो ई नेट फटाफट बोलते चलो। 2 ई कितना होगा? ई होगा किसी भी एक चार्ज की वजह से फील्ड, इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड कितना होगा? के क्यू बाय आर, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है ना? 2 ई, ई हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा एल अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आएगा ना। माइनस क्यों आएगा? माइनस कहीं है नहीं। अच्छा वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, है ना। यहां से अगर हम सॉल्व करें, अब इधर देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करूं थोड़ा सा तो ये बनेगा 2 के क्यू एल अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया 3/2 कैसे हुआ? ये तो रूट इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 और ये 1/2, 1 + 1/2 इज 3/2। और एल बहुत छोटा है तो इसको क्या कर सकता हूं? नेग्लेक्ट। यहां नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवीजन में हम नेग्लेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहां कर सकते हैं भाई। अब इधर आते हैं, क्या मैं Q इंटू 2L को P लिख सकता हूं? तो ये कितना बना? K P अपॉन आर क्यू, क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल। और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन विल बी अपोजिट ऑफ P वेक्टर। नोट करो इसके नाते। ये सबको समझ में आया? हाँ। तो यहाँ से आज हमने क्या क्या चीजें अभी देखी। हम लोगों ने बात किया था किसी भी डाइपोल की वजह से हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से, नोट करते चलो चाहे ना, बातें करता चल रहा हूँ जो फ्री हो गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक पॉइंट चार्ज की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, निकालते हैं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसी तरह से हम एक डाइपोल की वजह से भी फील्ड निकाल सकते हैं। तो किसी भी डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लोकेशन में फील्ड होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब, और उसकी इक्वेटोरियल लोकेशन पर होता है kp अपॉन आर क्यूब। लेकिन
ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा आपसे एक्सियल या इक्वेटोरियल, वो तो कहीं पर भी पूछ सकता है। क्लियर है ना? तो अब एक हम जनरल फॉर्मूला बना लेंगे, तो आप लोग साथ जनरल पहले सिखा देते, ठीक है? क्योंकि जनरल फॉर्मूला पहले अगर मैं सिखाता तो वो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता और वो आपको समझ ही नहीं आता कि वो हुआ कैसे। लेकिन अब हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकालना आ गया है, तो हम बहुत आसानी से जनरल फॉर्मूला इन दोनों की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। उस जनरल फॉर्मूला से हम किसी भी लोकेशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबको कहानी यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसको नोट करो और नेक्स्ट उसी को लिखते हैं। नेक्स्ट है calculation of electric field due to dipole at any location, yeah, any point. मैं लिख देता हूं, आप एक बार खुद से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो पहले। जैसे यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहां से थीटा एंगल पे ये आर दे रखा है, ये पॉइंट है पी। आपको कैलकुलेट करना है इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सेपरेशन अगेन दिस इज 2 है। ये डिस्टेंस कहां से ले रहा हूं, सबको क्लियर है बेटा? सेंटर से। थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, कोशिश करो एक बार, कुछ भी आपको जो समझ में आ रहा है अपने हिसाब से, तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। मेरा क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? अब हम किसी भी जनरल लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं डाइपोल की वजह से, यानी एंगल ना तो 0 है ना 90 है, नहीं, यानी ना तो एक्सियल लोकेशन है ना इक्वेटोरियल, कहीं बीच वाला पॉइंट है। चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, फिर आप मुझे आगे बताना। सब लोग देखो एक बार, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मुझे इस पॉइंट पे निकालना है ना। ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे जो पूरी कहानी चल रही है ना, इसमें दो ही वेक्टर चीज है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो कैलकुलेट करना है। बचा कौन? डाइपोल मूवमेंट। तो अब इधर देखो, अगर मैं डाइपोल मूवमेंट की बात करता तो वो माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर आता, हमारे इधर डाइपोल मूवमेंट हो गया पी। क्या मैं पी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं क्या? एक तो इस आर के अलोंग और एक इस आर के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं पी का आर के अलोंग कंपोनेंट करता तो कितना आता? पी कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर करता तो कितना आता? पी साइन थीटा आता। क्यों किया मैंने, बात ध्यान से सुनना। मैंने इस पी के दो कंपोनेंट कर दिए, कार के अलोंग दैट इज पी cos थीटा, परपेंडिकुलर पी sin थीटा। अब ये पी तो हट गया, इसको भूल जाओ, इसके तो हमने क्या कर दिए? कंपोनेंट। ये तो खत्म हो गया, अब ये दो नए आ गए। एक तरह से मेरे पास कितने डाइपोल आ गए अब? दो। एक का नाम है पी cos थीटा, एक का नाम है पी sin थीटा। और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ, इसको भूल जाओ अभी, सिर्फ पी cos थीटा को देखो। पी cos थीटा के लिए ये वाली जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस होगी? एक्सियल। ठीक है, एक्सियल लाइन, एक्सियल लोकेशन वो लोकेशन होती है जो डाइपोल के अलोंग होती है। तो पी cos थीटा के लिए ये कौन सी लोकेशन होगी? एक्सियल। तो अगर मैं आपसे बोलता कि इस पी cos थीटा की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक तो पी के अलोंग ही होगा, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में होगा, यानी इधर ही होगा। पक्का? सबको क्लियर है? 100%? झूठ बोल रहे हो?
क्लियर है? दोबारा से बता सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है ना? तो हमने क्या किया, पी के दो कंपोनेंट किए, पी cos थीटा और पी sin थीटा। मैंने बोला कि अब इस पी वेक्टर को भूल जाओ, आपके पास दो नए डाइपोल बन गए, एक पी cos थीटा और एक पी sin थीटा। पहले मैं बात कर रहा हूँ पी cos थीटा की। मुझे अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पी cos थीटा के लिए तो ये वाली लाइन एक्सियल लोकेशन हो गई, तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक तो पी वेक्टर के अलोंग ही आएगा, यानी इसी डायरेक्शन में आएगा। और ये एक्सियल लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2kp अपॉन आर क्यूब। 2kp, p की जगह कितना आएगा, p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ये आ गया, क्लियर हो रही है बात? चलो और समझते हैं थोड़ा सा। अब इसको भूल जाओ, अब इस तरह आते हैं। p sin थीटा के लिए ये वाली लाइन कौन सी है, इक्विटोरियल, क्योंकि ये वाली लाइन p sin थीटा की कैसी है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं किसी भी डाइपोल की वजह से उसकी इक्विटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो उसकी डायरेक्शन डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट आती है, यानी इधर आएगी, डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट आएगी। और कितनी आती है, के पी अपॉन आर क्यू। तो के पी की जगह पी अपॉन आर क्यू, ये आ गया। तो इस पॉइंट पर नेट फील्ड आ गया, और अगर मैं नेट फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो कहीं यहां पर आएगा, ये ई नेट हो जाएगा। क्या मैं ई नेट कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, कितना आएगा बोलो? ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, और अगर परपेंडिकुलर और ई नेट कैलकुलेट करना है तो दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, तो बनेगा अंडर रूट ऑफ के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। नोट करो बेटा यहां तक, और इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मुझे दो। डाइपोल के अलोंग वाला, चार्ज नहीं बोलेंगे इसको, डाइपोल के बिल्कुल। तो ये देखो, इसको दो कंपोनेंट के पी cos थीटा पी sin थीटा, पी ये वाली जो लाइन है इसको भूल जाओ, ये वाली जो लाइन है ये पी cos थीटा के अलोंग है कि परपेंडिकुलर है, अलोंग है ना। ये सब कहानी भूल जाओ, माइनस से प्लस था, ये पी था, इसके दो टुकड़े कर दिए मैंने, पुराना वाला खत्म। कौन कौन से टुकड़े हो गए, पी cos थीटा और पी sin थीटा। तो पी को भूल जाओ, खत्म हो गया वो तो, ठीक है। एक प्लॉट बेच के दो प्लॉट खरीद लिए, फायदा है ना। तो अब पी cos थीटा के लिए ये वाली लाइन कैसी हो गई, एक्सियल। और एक्सियल पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है, 2kp अपॉन आर क्यू। तो 2k p की जगह कितना आ जाएगा, p cos थीटा अपॉन आर क्यू। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो kp अपॉन आर क्यूब तो बाहर आ जाएगा सीधे, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बनेगा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। एक cos अलग कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, यहाँ पर कितना बचेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आएगा ई नेट के पी अपॉन आर क्यूब, तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। सबको यहाँ पे क्लियर है मेरी बात, है ना? अच्छा, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमने जो बजट में चाहिए सच में सही आया है कि गलत आया है ना, गलत चिप दिया, ठीक है। चेक कर लेते हैं थीटा को। देखो अगर मुझे इसको एक्सियल बनाना है, सब लोग आप ध्यान से सुनो, अगर मुझे इसको एक्सियल बनाना होता तो मुझे पॉइंट को यहाँ पे लेना पड़ता, सब लोग देखो पहले यहाँ लेना होता ना, तो थीटा कितना होता, 0, थीटा को 0 पुट करो, cos 0 इज 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4 का रूट 2, तो 2kp बाय आर क्यूब। और अगर मुझे इसको इक्विटोरियल बनाना होता तो थीटा को कितना रखना पड़ता, 90, cos 90 इज 0, तो 1 ही बचा, तो kp बाय आर क्यूब।
क्लियर है? तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से हम कहीं पर भी निकाल सकते हैं, वो चाहे पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, चाहे वो एक्सियल पर हो, या फिर उन दोनों के बीच में कितना भी एंगल बना रहा हो, लाइक 40, 30, 35। ये ध्यान रखना बस, थीटा किस किस के बीच में एंगल है? पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। यहाँ पे लिख लेते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये सबको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई बेटा, है ना? तो इसको नोट करो। उसके बाद शीट निकालो। पहले शीट में पहले ओवन एक्सरसाइज निकालो, उसको निपटाते हैं। ओवन के कहां से कहां तक दिए थे बेटा? 35 से 53। जैसे आप लोगों के पास सॉल्यूशन भी होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बात ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन का क्या यूज है और उसका एडवांटेज, अगर डिसएडवांटेज होता तो हम लोग सॉल्यूशन बांटते ही नहीं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी है। उसको हम डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी सॉल्यूशन को हम कैसे देख सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए उसका सॉल्यूशन देख रहे हो, तो इतना बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, वो आपके दिमाग को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता धीरे 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 कम होती चली जाएगी। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि सब आ रहा है मुझे। तो आप, ये कई बच्चों मैंने ऐसे देखा, ये सॉल्यूशन रखा, ये क्वेश्चन पढ़ा, हाँ हो गया, है ना भाई, पेन भी नहीं है उस पर, है ना? तो वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो आपको खत्म कर देगा। अब जैसे देखो, सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कितने समय में हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो चैप्टर है वो सही ट्रैक पे चल रहा है। ठीक है, जनरल एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, जनरली जो बच्चों को बताता हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स, एक पहली चीज तो हमें ये जरूर समझना पड़ेगा, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूँ सब्जेक्ट की बुराई कर रहा हूँ, ये लेकिन फिजिक्स है। फिजिक्स में एफर्ट्स बहुत लगते हैं, क्यों? क्योंकि फिजिक्स में पहले आपको कंसेप्ट, लाइक पजल, तो पहले आपको कंसेप्ट को सोचना पड़ता है, फिर उन कंसेप्ट की मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है, उसमें आपको बहुत ज्यादा, और ऑब्वियसली बात है इंटरेस्टिंग भी सबसे ज्यादा है ना? आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपको मजा भी सबसे ज्यादा आता है। एंड फिजिक्स इज अ रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपको इंजीनियरिंग में, ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स ही इंजीनियरिंग है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो आपके, अगर मान लो कोर्सेज जो है हर सेमेस्टर में 6 कोर्स हैं और 8 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल अगर आप 50 कोर्सेज लोगे तो 50 में से कम आपके 35 कोर्सेज में ये फिजिक्स ही इन्वॉल्व होगी, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस लाइक मतलब इसमें पूरी पूरी ब्रांच है। ठीक है, जैसे अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया तो वो सेमीकंडक्टर पीओसी सब चलता रहेगा, किसी ने इलेक्ट्रिकल ले लिया तो ये जो आप पढ़ रहे हो पूरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में चलता रहेगा 3 साल तक। किसी, अगर हम बात करें किसी ने मैकेनिकल ले लिया, सिविल ले लिया, प्रोडक्शन ले लिया, तो जो आप ये सारे पढ़ते हो जो मैकेनिक्स से रिलेटेड, ये पूरा चलेगा, 4 साल चलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री सिर्फ उसी के काम आएगी जो केमिकल इंजीनियरिंग लेगा, जो केमिकल लेगा उसी के केमिकल इंजीनियरिंग। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स विल बी ऑन अ फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। किसी ने इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लिया, बाय द चॉइस ले लिया, तो थर्ड सेमेस्टर, और उससे ज्यादा मैथमेटिक्स आपके नहीं आएगी। तो इस लाइक अगर हम बात करें तो ये जो फिजिक्स है वो आपकी पूरे टाइम चलेगी। इसमें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है अपने पास, है ना? अब आते हैं कि भाई हमें कैसे, जैसे आपको सॉल्यूशंस आपकी शीट के भी, आप जैसे फर्दर जितनी भी रेसेस हैं उनके सॉल्यूशंस भी मेरे पास अवेलेबल है, और शीट के भी सॉल्यूशंस मेरे पास अवेलेबल है, आपके पास ई सॉल्यूशन ऐप पर भी वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। लेकिन सॉल्यूशंस देखेंगे कैसे,
या किसी भी सब्जेक्ट को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहली चीज जैसे O1 और S1 एक्सरसाइज है ना, इसके हर एक क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 5 मिनट दे सकते हो अटेम्प्ट करने के लिए। अब बात है 5 मिनट का मतलब क्या है, पहले इसको समझना। 5 मिनट का मतलब यह है कि 5 मिनट तक आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप सुन बैठे हो, बस देख रहे हो, 5 मिनट हो गए, तो भाई उस क्वेश्चन को छोड़ दो। वो तुमसे नहीं होना कि 1 घंटे अब बैठे रहे, दोस्त आया कितनी देर से पढ़ा रहा है, 1 घंटे से क्या किया, क्वेश्चन देख रहा हूं, है ना, तो भाई वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर आप 5 मिनट में आपको लग गया कि यार बस 1 आध मिनट और दूंगा, आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपको लग रहा है यार 1 आध मिनट 1.5 मिनट में लगेगा टाइम पर हो जाएगा, तो आप दे सकते हो, 5 से 6 मिनट भी दे सकते हो, 7 भी दे सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल सुन, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार, हाथ पांव कहाँ है, जबरदस्ती कैलकुलेशन कर रहे हो, पीछे से आंसर से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आप क्या करो, आप उसमें अटेम्प्ट डालो, उसके बाद छोड़ दो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो। तो O1 और S1 के हर एक क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा नहीं देने, मतलब मैक्सिमम ट्राई जो है दैट वुड बी और 5 मिनट्स, क्लियर है। दूसरा आते हैं O2 और S2 के क्वेश्चंस में। O2 S2 की अगर मैं बात करूं तो S2 में अगर आपके 30% या 25% ऑफ द क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं, लाइक 4 में से एक क्वेश्चन, 3 में से एक क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो, ठीक है। O1 और S1 की बात करें, अगर आप 60-75% क्वेश्चंस कर पा रहे हो O1 S1 में, तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो, आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो O1 S1 में 60, 65, 50 अब 50% आप मान लो, ये आपका रहना चाहिए। दूसरा O2 S2 की बात करें, O2 में इज लाइक 40%, 35%, मतलब 3 में से एक क्वेश्चन हो गया, 2 में से एक क्वेश्चन हो गया, अगर आप O2 में कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा ट्रैक चल रहा है। अगर बात करो S2 की, S2 में 4 में से एक क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, लाइक 12 क्वेश्चन है, 12 में से 3 या 4 भी आपने खुद से कर ली, बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं कह रहा हूं आपकी, मैं हर बच्चे की कह रहा हूं, मैं अच्छे से अच्छे बच्चे की कह रहा हूं, बढ़िया से बढ़िया बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, बेवकूफ बनाता है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, अपने आप को भी बना रहा है, वो कहने वाली बात है, ठीक है। मेरे सामने लिया ना, 4 क्वेश्चन दूंगा, चारों नहीं होंगे, है ना, है ना, ठीक है। तो सिंपल चीज है, वो बेवकूफ बनाना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अब सिंपल सी चीज है। अब आते हैं जेई मेंस में। जेई मेंस जब हम करते हैं तो हमारे 80% ऑफ द क्वेश्चंस होने चाहिए, क्यों, क्योंकि जेई मेंस जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम O1 कर चुके होते हैं, O2 कर चुके, O1 S1 कर चुके होते हैं, O2 की कुछ क्वेश्चंस कर चुके होते हैं, रेसेस भी कर चुके होते हैं, शीट में भी वैसे भी बहुत प्रैक्टिस हो गई होती है। तो जेई मेंस की जो क्वेश्चंस है इज अराउंड 80% ऑफ द एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं 30 में से 22, 23, 24 क्वेश्चंस आपसे खुद से हो जाए, है ना। उसका मतलब जेई एडवांस शुड बी मोर देन 50% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, 50% से ऊपर, ठीक है। मतलब 60%, 65% ऑफ द शीट आप खुद से कर पा रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट बहुत सही चल रहा है। क्योंकि जेई एडवांस है ना, जेई एडवांस में आपको बताया था 50% अगर आपके मार्क्स आते हैं फाइनल एग्जाम में, तो आपकी 2000 के अंदर रैंक आती है ना। 370, 362 जो भी जितने भी मार्क्स 370 जो भी होता है, उसमें अगर आपके 180 ऑफ द मार्क्स आ रहे हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप डाल के देख लेना कि रैंक 180 मार्क्स पे कितनी रैंक आती है ना। एग्जैक्टली आपको 2200, 2300, 1800 इसके आसपास आपको रैंक मिलेगी। तो अगर आपके 50% ऑफ द मार्क्स आ रहे हैं जेई एडवांस में, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एडवांस है, जेई की तैयारी बात कर रहे हैं, नीट की बात नहीं कर रहे कि 92, 93, 94% आएंगे। यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही यही है, यहाँ पे चॉइसेस मैटर करती है, ना कि बहुत सारे अटेम्प्टेशन कि भाई आपने पूरा पेपर आपको रन के आना, बोर्ड थोड़ी है, कॉपियां भरनी है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि यार मुझे 18 क्वेश्चन है, 18 में से अगर मैं 12 क्वेश्चन भी एकदम करेक्ट कर दूंगा तो मेरा 101% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको वो 12 इजीएस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ऐसा तब होगा जब आपकी आदत होगी क्वेश्चन को छोड़ने की, ठीक है। अगर आपकी आदत है स्टिक होने की कि भैया मैं 4 घंटे में क्वेश्चन करता हूं, तो यार आप कभी भी नहीं कर पाओगे, आपका पेपर हमेशा छूटेगा, आप पेन में आ जाओगे। क्योंकि एग्जाम में आप ऐसा सोचो, मेरी अगर आदत है 4 घंटे में 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने की, और एग्जाम में मेरे से अचानक बोला जाए 90 क्वेश्चन कर दो 3 घंटे में, तो मैं अपनी बॉडी को एक्सेलरेट करूंगा, लेकिन मैं कितना एक्सेलरेट करूं, एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, पैनिक हो जाऊंगा, एक्यूरेसी बिखर जाएगी आपकी एकदम बुरी तरह से, फिर आप तुक्का मारना चालू कर दोगे, गलत हो जाएगा आपका सब, है ना। तो आप फिर रैंडम तुक्का मारोगे, है ना, कि ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो सिंपल सी चीज है। दूसरा, अब जैसे कभी भी मैं होमवर्क दूं, पहले आप उसको टाइम लिमिट में लिया करो। जैसे ओवर S1 का होमवर्क दिया, लाइक मैंने S1 के आपको क्वेश्चन दिए 35 से 53, तो 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन मैंने आपको अगर दिए, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स। तो अगर मैं बात करूं तो 12 डेढ़ घंटे में लगभग ये आपका होमवर्क हो जाना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करने के बाद मान लो आपने अब अटेम्प्टेशन कर लिया, अब आपके मान लो इस 19 क्वेश्चन में से आपके 10-12 क्वेश्चन बन गए, आपकी जो नहीं बने अब आप सॉल्यूशन देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। सॉल्यूशन देखने से, अटेम्प्ट के बाद सॉल्यूशन देखना बेनिफिट देता है आपको, क्योंकि आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, आपको पता चलता है कि मैं कंसेप्ट में कहां लैग कर रहा था वो पता चलता है, लेकिन अटेम्प्टेशन के बाद तो कंसेप्ट का आपको बिल्डअप करता है। जहां पे पहले वो बैकफायर कर रहा था कि डायरेक्टली आपने देख लिया तो वो बैकफायर कर रहा था कि यार कुछ भी नहीं, हम तो रट रहे हैं, लेकिन एक बार आपने अटेम्प्ट किया, आपका नहीं बना, तो आपको अपनी कमियां पता है ना कि मैं कहां अटक रहा हूं, फिर आप सॉल्यूशन में पूरा सॉल्यूशन नहीं देखोगे, आप सिर्फ वही हिस्सा देखने की कोशिश करोगे जहां पर आप अटक रहे हो, यार क्यों गलत आ रहा है, यार यहाँ तक तो ठीक किया है, इसके बाद अब पता चलेगा अच्छा यार मैं ये गलत लेता हूँ, तो आपका कंसेप्ट भी सुधरेगा उससे। और अगर फिर भी नहीं आता तो क्लास में तो हम करते ही हैं, ये नहीं क्या क्लास में डिस्कशन की बात नहीं कर रहे कि नहीं करेंगे, है ना, क्लास में तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो बात नहीं कर रहा, तो क्लास में आपका तीसरी बार रिवाइज हो जाएगा, इस तरह से आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा। तो आपको एक थोड़ा सा एफर्ट देके आपको वर्क करना पड़ेगा, ये एक इंडिविजुअल रेस है, आपकी भी चल रही है और हम इसमें आपके साथ हैं, तो आपको हमारे साथ कंटिन्यूशन में चलते रहना पड़ेगा। देखो जब रेस चालू होती है ना, ये मैराथन है, ये 1 से 1.5 साल चलेगी आपकी, मान के चलो अगले जुलाई तक तो चलेगी चलेगी, क्योंकि इस बार एग्जाम अगस्त में हो रहा है तो आपका जुलाई में होगा, तो अभी मोर देन 1 ईयर है आपका, ठीक है। शुरू में सब एक साथ चलते हैं, लेकिन धीरे 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 लोग बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं, किसी का मन लगना बंद हो जाता है, किसी को पढ़ाई में बैकलॉग्स बहुत क्रिएट हो जाते हैं, किसी को मम्मी पापा घर की याद आने लग जाती है, किसी को किसी और की याद आने लग जाती है तो धीरे 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 लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। ये इसमें स्मार्ट वर्क नहीं है, इसमें पेशेंस का गेम है ना, जिसको अपना एम पता है, जिसमें पेशेंस है, जो लास्ट तक आपके साथ चलेगा, वो 101% सेलेक्ट हो जाता है ना। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो 500 रैंक आएगी, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि 5000 के अंदर तो ले आएगा, है ना, एक एवरेज बच्चा 5000 के अंदर तो ले ही आएगा, मैं ये नहीं बोल सकता 500, वो उस पर डिपेंड करता है, वो 500 के 5 भी ला सकता है, अगर उसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, पोटेंशियल भी होना चाहिए, मेहनत भी होना चाहिए, भाग्य भी होना चाहिए, सारी चीजें अगर एक साथ है, पूरी कायनात लग गई है उसको रैंक दिलाने में, तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 101% बोल सकता हूं कि आप अपनी मेहनत से विद अ लेस ऑफ माइंड एंड मोर ऑफ हार्ड वर्क से आप विद इन 5000 रैंक आप ला सकते हो आराम से, है ना। बहुत ही है ना चिंटू पिंटू टाइप के बच्चे देखें, बहुत आराम से ले आते हैं, समझे ना, बहुत एवरेज बच्चा है, बहुत एवरेज बच्चा, देखो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता ढंग से, रह जाता है, रिवाइज करता है, मतलब पर मेहनती बहुत होता है, बिल्कुल मजदूर टाइप, बिल्कुल मेहनती, है ना। तो उसके और स्टडी, इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, जब आप बैठ रहे हो तो आप शेड्यूल, तो आप सिंपल सी चीज है, जब आप पढ़ रहे हो तो खाने पीने की मत सोचो, घूमने की सोने की मत सोचो, जब आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई आपने आप बैठे गया 3 घंटे मुझे कंप्लीट करना है ये, तो उस 3 घंटे में बीच में ही नहीं चाहिए कि यार फोन बज गया, उठा लिया फोन, ये हो गया वो हो गया, कोई दोस्त आ गया, भूख लगाई, चलो कॉफी पी लेते, चाय पी लेते, ये सब चीजें अगर आप करते रहोगे तो जिंदगी भर आप यही करते रहोगे, है ना। दूसरा आदमी कब आपके ऊपर से निकल जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, और ये पूरी जिंदगी की स्ट्रगल है, एक दिन की स्ट्रगल थोड़ी है, स्ट्रगल तो बहुत होती है यार, तो हर आदमी स्ट्रगल करता है। अब सोचो जैसे अब ट्रेनिंग सेक्रेटरी क्लास अटेंड करने आए हुए हैं, ठीक है, ये वही है जिनको मैंने पढ़ाया है अभी, ठीक है, हाँ, तो अब ये लोग भी क्लासेस में बैठ रहे हैं, थोड़ा सा और इनको भी लगता होगा, लेकिन भाई अपने कैरियर के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, कई IITians भी उनमें से, है ना, तो अब वो भी क्लास अटेंड कर रहे, क्यों, क्योंकि उनको पढ़ाना है, ऐसा नहीं उनको आता नहीं है, पढ़ना और पढ़ाना दोनों जमीन आसमान का अंतर है, मुझे आता है, मैं डिलीवर ही नहीं कर सकता उस चीज को, मुझे पता ही नहीं है कैसे डिलीवर करना है, ठीक है, एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है चीजों को डिलीवर करने का, मुझे बिल्कुल आपके लेवल पे, बिल्कुल नीचे आके आपको मेरे लेवल पे लाना है, ना कि मैं बोलूं कि अब आप खुद ही जंप मारो, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आपको पहले बिल्कुल बेसिक पर आना होता है, आपको लिफ्ट अप करना है, तो मेहनत अब आपको सिखा दिया, क्योंकि जितना मुझे मैक्सिमम आती थी चीजें, जितना थियोरेटिकल एनालिसिस था, ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ बताऊंगा नहीं कि यार ये तो मैं अपने लिए रख लेता हूँ, मैं क्यों बताऊं बच्चे को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मैं तो ट्राई करूंगा ना कि यार मैक्स टू मैक्स जितनी भी मुझे थियोरेटिकल नॉलेज है और जो बच्चा समझ सकता है उतना मैं पॉइंट आपको डिलीवर कर दूं, तो वो पॉइंट मैंने आपको एक बेहतर तरीके से डिलीवर करने की कोशिश कर दी, तो वो पॉइंट आपको समझ में आ गया, तो अब थियोरेटिकल आपके नॉलेज में और मेरे नॉलेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना, फर्क ये है बस मैं उस क्वेश्चन को क्यों सॉल्व कर लेता हूँ,
क्योंकि मेरी सोच पॉजिटिव है कि मुझे पता है कि यार मैं एफर्ट डालूंगा, हो ही जाएगा। ठीक है, बस अगर आप भी थोड़ी सी मेहनत करें और एफर्ट्स को डालें तो बहुत आसानी से आप उसको अचीव करोगे, क्योंकि साल भर की लड़ाई है ये, ध्यान में। ये ऐसा नहीं कि एनटीयू का कोर्स खत्म होगा दिवाली से पहले हो जाएगा, क्या करोगे फिर 6 महीने? मौज, है ना? ठीक है, तो कई बच्चे सोचते हैं कि सर पहले खत्म हो जाएगा तो काम करें, पहले बैकलॉग क्रिएट कर ले, लास्ट में नहीं तो खाली खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, है ना? ठीक है, तो भाई सिंपल चीज है कि कोर्स खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लास, आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, कोर्स तब असली पढ़ाई स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना। तब रियल फाइटिंग आपकी स्टार्ट होगी। अभी तो आपको सिर्फ कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, आपको बेसिक नॉलेज हो रही है, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। तब आप जब रिवीजन करोगे तब आपकी मेहनत, अभी तो सारी मेहनत मेरी लग रही है, आपकी मेहनत थोड़ी ना लग रही है। आप तो आराम से बैठे हुए सुन रहे हो, सोच रहे हो, मस्त चल रहा है जीवन। यहाँ पे जो डांस चल रहा है वो मेरा चल रहा है ना भाई, जो एफर्ट चल रहे हैं वो मेरे चल रहे हैं। मुझे सोचना पड़ रहा है कैसे डिलीवर करूं, क्या पढ़ाऊं, कब कितना कोर्स कराना है, ये डिस्कस कराना है, वो डिस्कस कराना है। मेरे माथे में ज्यादा टेंशन है आपसे ज्यादा कि यार मुझे ये रेस भी डिस्कस करानी है, ये भी कराना है, ये भी पढ़ा दो, ये क्वेश्चन भी पढ़ा दो, ये भी करा दो, चलो चलो यहाँ तक आगे तो ये भी करा देता हूँ, अब बच्चे को इतना समझ में आ ही रहा है तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो सारी चीजें चलती रहती। तो अभी मेरा एफर्ट चल रहा है, लेकिन जब कोर्स खत्म होगा तब रियल एफर्ट आपके होंगे, मेरी सिर्फ डायरेक्शन होगी कि सर क्या करें, ये कर लो, कैसे करें, इससे कर लो। तब डायरेक्शन होगी, उसकी भी बहुत अपनी अहमियत होती है। जैसे मान लो क्रिकेट में जो क्रिकेटर्स खेलते हैं, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स, उनका एक कोच रखा जाता है। आपको पता होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं वो कोच से अच्छे होते हैं खेलने में, ठीक है, लेकिन कोच की अहमियत अपनी एक होती है, वो सबको बांधे रखता है, वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों बता के रखता है कि यार हर बॉल पे नहीं छक्का मारना है भाई, थोड़ा थम जा, क्योंकि हर बॉल खराब नहीं कर देनी है। ठीक है, वो उसको बताता है। सेम यहाँ पर भी भाई आपको बताया जाएगा कि यार अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, यहाँ यूटिलाइज करना है। आप गलत कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे, आप बैठे हो उस वक्त आप पढ़ रहे हो कि यार मैं सर एक काम करूँ 2 महीना रोटेशन पढ़ लेता हूँ बैठ के, तो मैं बोलूंगा ना नहीं नहीं भाई इतना टाइम वेस्ट मत कर, 2 महीने बैठ के रोटेशन पढ़ेगा, उतने में तो पूरा का पूरा एक पूरा टॉपिक खत्म कर देगा बड़े से बड़ा, है ना? मैं बोलूंगा मॉडर्न रिवाइज कर ले, तू 15 दिन रोटेशन पढ़ेगा, इससे बढ़िया मॉडर्न रिवाइज कर ले। रोटेशन के 2 क्वेश्चन आएंगे, इस मॉडर्न के 8 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे, 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ जाएंगे। तो वो, है ना, इसकी किसको कितना वक्त देना है, कैसे करना है रिवीजन, ये बहुत स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है। हाँ, तो ये जरूर ध्यान रखना कि लास्ट तक आपके कोई बैकलॉग्स ना हो, क्लासेस कभी मिस ना हो। ठीक है, बहुत ही रेयर केस हो, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में टीचर भी क्लासेस मिस करता है, और बहुत ही रेयर केस में आपको भी क्लासेस मिस करनी चाहिए, है ना? बहुत ही रेयर की कोई मजबूरी है तभी आदमी मिस करता है। इसी तरह से आपको भी है, क्योंकि कई बार कहते हैं बच्चा कि सर घर से देख लें क्लास, यहाँ से कर लें। अब मैं एक चीज बताऊं कि जो बच्चा है ना, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि जो बच्चा लाइव में नहीं आ पाता, वो सोचता है मैं रिकॉर्डिंग, वो कभी रिकॉर्डिंग देख ही नहीं पाता। क्योंकि आज मान लो किसी ना किसी ने हमने सोचा मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा, है ना, अभी मन नहीं कर रहा, देख लेंगे, फिर अगले दिन तो अगले दिन की रिकॉर्डिंग पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग कभी देखी, और रिकॉर्डिंग में कभी वो फील आती ही नहीं है। तो यहाँ आप ऐसा सोचो कि अगर आप यहाँ बैठे होते और यहाँ बैठे होते, यहाँ जो फीलिंग है वो कभी भी इसमें नहीं है। जो फ्लेवर आपको है ना, जो यहाँ पर अटैच, क्योंकि मैं यहाँ पे इंसानों से बात कर रहा हूँ यार, हाँ, वहां पे कंप्यूटर से बातें चलती हैं, कितनी बातें करे कोई, टाइपिंग से कितनी बातें करो, एक रियल टच, रियल फीलिंग जो आप समझते हो, जो इमोशंस कनेक्ट होते हैं उससे आप बहुत अच्छा, है ना? जो मेरे जो वेव्स हैं वो आपसे मैच कर रही हैं, आप चीजें समझ पा रहे हो, आपके एक्सप्रेशन से मैं समझ जाता हूँ। वहां पे तो पूछना पड़ता है ना? बच्चे लिखते हैं डाउट 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 डाउट, कई तो स्पैम मारते हैं खंड का, कई हो जाए सीधे कॉपी कर लिया और 1.5 घंटे वही चल रहा है। मैंने कहा तू लिख भी ले यार, थोड़ा सा तो लिख ले, मैं समझ गया भाई, बता दूंगा तेरा डाउट, है ना? उसका एक हाथ ऐसे ही चल रहा तो ऑनलाइन में ये फीलिंग नहीं है, ऑफलाइन में ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी। आपको जीवन के टाइम पे आगे आने वाले 15-20 सालों में जब आप बहुत बड़े हो जाओगे, तो आपको जब कभी कोटा की यादें करोगे तो आपको ये दिन जरूर याद आएगा। वो याद है, मजा आता था कंप्यूटर सामने बैठ के पढ़ रहे थे बहुत फील आता था, आंखें ऐसी लाल हो जाती थी, है ना, इतने बढ़िया लगते थे। ठीक है, तो चश्मा भी लग गया था पता है तो वो ही नहीं याद आएगा आपको, ये जरूर याद आएगा, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गई बातें। अब आते हैं इसके डिस्कशन पे, अभी तो बहुत साइम है, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, कुछ तो बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे, ये इधर तो नहीं बैठे हुए हैं, है ना? सुबह वाले बैच में ज्यादातर बच्चे इधर से ही लॉग इन रहते हैं। ठीक है, तो मुझे बताते भी रहते हैं सर देखो सर कैमरा आउट ऑफ फोकस हो गया,
चलो कहां से कहां तक दिया था बेटा? 35 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 डाउट, बढ़िया क्वेश्चन है इसमें ना, ओवन बहुत अच्छी है इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 36, कोई बात नहीं, इनमें डाउट हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, तो डेल्टा यू इज U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 में तो मैं आपको आइडिया देता हूं बेटा, इधर देखो। 39 में 3 चार्ज है ना, सब लोग देखो, बात करनी बिल्कुल। इसमें ए और बी दो फिक्स चार्ज है जिनका चार्ज दे रखा 5 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी दे रखी है 6 मीटर, और एक तीसरा चार्ज है दैट इज -5 माइक्रोकूलम। इसको मैं यहां से इधर ले जा रहा हूं, क्लियर है? ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, ठीक है। डिस्टेंस पूछी है, मान लो डिस्टेंस कितनी हो गई x, तो आपसे पूछा है कि जब आप इसको यहां से यहां तक ले गए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0.06 जूल, क्लियर है? और चार्ज क्यू किस पर आ गया रेस्ट पे, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और जब यहां पर फेंका था तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मुझे पता था, बिल्कुल बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, आंसर आ जाएगा। यहां पर पोटेंशियल लिखोगे, काइनेटिक लिखोगे। अब यहां पे पोटेंशियल में इन दोनों की नहीं लिखूंगा, क्योंकि बात ध्यान से सुनना, जब आप इनिशियल में लिखोगे तो कितनी पोटेंशियल आएगी, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की। फाइनल में लिखोगे तो इन दोनों की, इन दोनों की और अगेन इन दोनों की, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप उसी से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी लिखो जो मोशन में है, जो चेंज कर रहा है अपनी लोकेशन को, तो आप इसको कैसे कर सकते हो बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। मैंने आपको एक चीज बता रखी थी, पोटेंशियल के केस में अगर आर सेम है तो सबको एक पॉइंट चार्ज मान सकते हो, तो देखो माइनस का 2q प्लस का q और प्लस का 3q, तो ये प्लस का 2q हो गया, तो आंसर आ जाएगा k 2q का यार, खत्म। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है बेटा? अच्छा, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो उसका आंसर क्वेश्चन में ही है, जैसे एक बार रीड करो। अ सॉलिड स्फीयर रेडियस कितनी r is charged uniformly at what distance from the surface the electrostatic potential is half of the center। इधर देखो, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है 3/2 v0, यानी पोटेंशियल ऑफ सरफेस। अगर मैं इसका आधा करूंगा तो इसका आधा पोटेंशियल कितना होगा 3/4 v0। मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देना, क्या 3/4 v0 से ज्यादा है कि कम है? कम है, यानी पॉइंट अंदर होगा या बाहर होगा? बाहर होगा। सॉलिड स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल से ज्यादा होता है, क्लियर है? इसका मतलब हम बाहर आ गए, और बाहर आ गए तो ये क्या बन गया एक पॉइंट चार्ज। तो अब पोटेंशियल है 3/4 ऑफ v0, और ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है k⁴r। क्या मैं v0 को k⁴ कैपिटल R लिख सकता हूं, दैट इज k⁴ स्मॉल r, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या यहां से स्मॉल r आ गया 4r/3, लेकिन ये डिस्टेंस आपसे सरफेस से पूछी है, ये वाली डिस्टेंस कहां से मेजर होगी सेंटर से, तो सरफेस से निकालोगे तो -r और हटा दो, कितना आ गया r/3, ये आंसर है इसका। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। इसमें 2 पॉइंट्स लगेंगे, तो जैसे मैं समझाया था बेटा 45 में मैंने आपको बताया था कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, जैसे मैं समझाया था। इधर देखो सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना है √3i के माइनस का, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कर सकते हो क्या? आई में कितना चलेंगे बोलो √3, जे में कितना चलेंगे -j में 1, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितने एंगल पर 30 डिग्री, निकाल सकते हो ना। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये होता, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो अगर मैं 60 की बात करूं तो या तो सी ऑप्शन पॉसिबल है या डी, ए और बी तो गए, और
इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ये डायरेक्शन है तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो ये लो पोटेंशियल होगा और ये हाई पोटेंशियल। कौन सा ऑप्शन है? सी। सबको समझ में आया? बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 47 46 हो गया। ये कितना आसान है, जैसे बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या देगा? इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज। मुझे बताओ किसी भी कलेक्शन ऑफ चार्ज से बहुत दूर चला जाऊंगा तो वो सारे के सारे कैसे दिखाई देंगे? पॉइंट चार्ज। और एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल आती है। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा स्फेरिकल। क्वेश्चन नंबर 47 मैं बता देता हूं, फिर भी सब लोग देखो यहाँ इस ग्राफ को कैसे पहचानते हैं। मैंने एक पॉइंट बताया था जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ाई थी, तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, तो बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है और डी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लोज लूप नहीं बनाते। सबको समझ में आई बात? बचा कौन सा? ए और सी। तीनों चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। तो ए पे तो जहां से स्टार्ट हो रही है दूसरे पे टर्मिनेट हो रही है, तो ए भी पॉसिबल नहीं है। कौन सा पॉसिबल है? सी। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। कौन से वाले में शार्प एजेस कहां बन रहे हैं? वो शार्प नहीं है, वो दिख रहा है, वो शार्प एजेस नहीं होंगे, बस वो है ना, वो ऐसे हैं इस तरह से, ऐसे मतलब शार्प नहीं है वो, ऐसा पीक नहीं है वो, ऐसा ऐसा है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ एंड एज है तो वो डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर ऐसे हो जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो माइनस का डीवी बाई डी आर। तो अगर मैं 48 की बात करूंगा तो 48 जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इज इक्वल टू माइनस का डीवी बाई डी, है ना। और देखो अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, तो इसको ऐसे याद रखना इज इक्वल टू माइनस का डीवी बाई डी आर इनटू आर। आर कैप को क्या लिख सकते हो? आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से आंसर आ जाएगा आपके पास सीधे वेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, है ना। 50 में सीधे वही, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट टी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करोगे तो ई कॉस थीटा आई के और ई साइन थीटा जे के, और जो आर वेक्टर के करोगे तो डी आई के प्लस डी जे के। तो यहां से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 हो गया क्या? मैं आपको फिर भी तरीका बताता हूँ। इसने बोला है कि साहब किसमें वर्क सबसे ज्यादा करना पड़ेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा वी। अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो वर्क डन भी सेम। तो तीनों में ए से बी पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, 20 से 40, 20 से 40, 20 से 40, तो वर्क डन भी सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 53, मैं इसका कंसेप्ट बता दूंगा, इसको आप नोट कॉपी में भी फिर लिख लेना, ठीक है। चलो बात ध्यान सुना, सबसे पहले 53 पर ही आते हैं, और 53 को आप कॉपी में भी नोट कर लेना, है ना। देखो ये कॉन्सेप्ट है क्या, आपको कभी कैसे पता चलेगा कि कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, वो चेक करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के ई जेड के, मुझे चेक करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। तो सब लोग डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स। एक्स को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? वाई, और वाई को किसके रेस्पेक्ट में? एक्स। इसी तरह से वाई को जेड में और जेड को वाई में, तो डेल ई वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल ई जेड अपॉन डेल वाई। इसी तरह से z को x के रेस्पेक्ट में और x को z, ये बनेगा डेल ई जेड अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल ई वाई अपॉन डेल ई एक्स अपॉन डेल z। अगर ये इक्वेशंस बराबर हो गई, इसका मतलब फील्ड जो है वो हमारा कंजर्वेटिव है।
तो अगर ये इक्वलिटी आ गई, इट मींस फील्ड इज कंजर्वेटिव। क्लियर है? जैसे एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन में मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल ई एक्स आपको कितना दे रखा है, माइनस का के वाई, और ई वाई कितना दे रखा है, प्लस का के एक्स। सब लोग देखो पहले, फिर नोट करना। यहाँ पे जेड दे रखा है क्या? जेड है ही नहीं, तो जेड नहीं है तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। सिर्फ यही चेक करना है आपको। एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी ई एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में और ई वाई का एक्स के। जैसे ये ई एक्स है तो डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई, अगर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का के। आया ना? पक्का? इसका एक्स के रेस्पेक्ट में दैट इज डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स, अगर तो प्लस का के। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। ये आंसर आएगा। इसका मतलब आएगा हमारे पास फील्ड इज बिल्कुल नॉन कंजर्वेटिव। एक तो ये आ गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है आपसे, इक्वेशन कैसी होगी, है ना? सब लोग देखो इक्वेशन कैसे निकालेंगे। क्या ई एक्स बताए मुझे, ई वाई बताए, ई वाई बाय ई एक्स निकाल सकते हो क्या? ई वाई बाय ई एक्स, ऐसा क्वेश्चन ने क्लास में तो कराया था। ई वाई बाय ई एक्स कितना आएगा, डिवाइड करो, ये बनेगा माइनस का के एक्स अपॉन के वाई, माइनस का एक्स अपॉन वाई। क्या मैं ई वाई बाय ई एक्स को डी वाई बाय डी एक्स लिख सकता हूँ? स्लोप लिख सकते हैं ना? ई वाई बाय ई एक्स इज डी वाई बाय डी एक्स, इसको उधर ले जाओ बस। तो माइनस का एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो, तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसकी इक्वेशन बनेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई बेटा? यहाँ पर इसको नोट करो, इसको आप नोट्स कॉपी में नोट कर लेना जिससे आपको याद रहे चीजें। सबको समझ में आता है कैसे चेक करेंगे कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल सिंपल सा है, हम इस तरीके से इसको एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट भी किया जाता है। इधर देखो, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट डेल क्रॉस ई, ये होता है ना? ये होता है आई के, ये होता है जे के, ये होता है के, है ना? इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में करते हैं, तो उसको अभी ऐसे समझने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुझे लगेगा आगे मैं लिखा दूंगा। मैट्रिक्स पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? नहीं पढ़ा ना? हाँ हाँ, मतलब डिटरमिनेंट्स आता है ना? हाँ, तो फिर उस फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं कभी समय मिलेगा तो बता दूंगा। बाकी रिजल्ट यही आता है, तो मैंने सीधे रिजल्ट लिख दिया, है ना? अननेसेसरी आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा तो ये रिजल्ट आएगा, तो बेहतर है मैंने डायरेक्टली आपको रिजल्ट लिख दिया। यहाँ तो सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? अब सब लोग इधर देखो एक बार, फिर नोट करते रहना साथ में। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। 51 एक बार रीड करो। The figure shows if you potential surface for the two charge system at which of the labeled point charge point will the electron have the highest potential energy। इसने बोला कि ऐसी कौन सी लोकेशन होगी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। इधर देखो सब लोग, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है शायद, यहाँ पर कैसा चार्ज है, और मान लो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दिया। अभी अलग अलग लोकेशन है उसने दे रखी है ए बी सी डी, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कौन सा, बी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो कितने पेयर बनेंगे तीनों चार्ज में, 3। इनके पेयर को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बार सेम ही आएगा, चाहे आप लोकेशन चेंज कर लो।
तो सिर्फ कौन सा पेयर डिसाइड करेगा, ये वाला। अगर मैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो कितना आएगा, के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो के ई क्यू अपॉन आर। और इन दोनों की, इसको R1 बोल देता हूं, और इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, माइनस का के क्यू ई अपॉन R2, ये आएगा। तो लोग बात ध्यान सुनना, मुझे बताओ R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है, R2 ज्यादा है। अगर R2 ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू कम होगी, तो नेगेटिव वाला वो हिस्सा कम हो गया, ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहां पे पॉइंट लूंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है, पॉजिटिव, बी पॉइंट पे। अब ए वाला पॉइंट देखो, ए वाला पॉइंट यहां पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जितना प्लस का उतना माइनस का। और अगर मैं यहां पर लूंगा तो अब R2 कम हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगी। हमें कैसी चाहिए, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कहां पर आएगी, बी पॉइंट। सबको क्लियर हो रही है बेटा? तो ये हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 51। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 तो बड़ा आसान है, बात ध्यान से सुनना। ये ग्राफ आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, मैं आपको सिंपल का तरीका बताता हूँ। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर आप सरफेस पर आ गए या बाहर आ गए तो अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो हमेशा किसकी तरह से बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज। उसके लिए हमेशा पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, अगर मैं सरफेस पर आ गया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो भाई क्या वो बी पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा, बस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 में यही पूछा है कि व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी अगर आप सरफेस पर आ गए तो अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। तो दोनों केस में आंसर कैसा आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ बी, चाहे पोटेंशियल निकालो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये आंसर है। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? उसके बाद आते हैं 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, 36 और 35, बढ़िया क्वेश्चन है ना। 36 सेम क्वेश्चन आपकी सेंटर ऑफ मास की शीट में भी है, यही क्वेश्चन, स्टार्स नहीं थे उसमें, O2 एक्सरसाइज में दे रखे शायद। टू पॉजिटिव चार्ज एक्स एंड वाई इनिशियली एट फार अवे, और दोनों किस पर है, रेस्ट पे। तो जैसे मान लो ये एक्स है और ये वाई है, और ये रेस्ट पर है, ये देखे ना, अच्छा सॉरी, इसको वाई बोल देता हूँ। ठीक है, इधर बेटा सब लोग, क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। मेरे पास दो चार्ज है, कौन कौन से, एक्स और वाई। इनिशियली वाई रेस्ट पर है और एक्स को मैंने फेंका है वाई की तरफ, कितनी वेलोसिटी से, यू, वी से या यू से। इनिशियली दोनों कितनी दूरी पर थे, इनफाइनाइट। अब इसने बोला इस पूरी प्रोसेस में दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक एनर्जी की और एक मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम तब कंजर्व रहता है जो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूंगा तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो तो इंटरनल हो जाए। अगर मैं दोनों को सिस्टम लूंगा तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही इस पे लगाएगा, तो इंटरनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं किसी भी एक को फिक्स कर देता, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया और दोनों को सिस्टम लिया, तो दोनों को सिस्टम लिया तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स तो कैसा हो गया, इंटरनल। लेकिन भाई जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो तो कैसा है, एक्सटर्नल। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जब दोनों फ्री हो। अगर मैं किसी भी एक को फिक्स कर दूंगा तो उसको फिक्स करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा एक्सटर्नल है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं तो बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर इस पूरे सिस्टम में एनर्जी की बात कर रहा हूं तो एनर्जी तब कंजर्व रहती है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहा है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो तो कंजर्वेटिव है, एक मैं लगा रहा हूं एक्सटर्नल, वो कंजर्वेटिव हो भी सकता है और नहीं। लेकिन मैं जो फोर्स लगा रहा हूं एक तरह से वो हिंज है, और हिंज का वर्क डन हमेशा कितना आता है, जीरो।
क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हिंज कभी डिस्प्लेस नहीं करता, उसका वजन कितना आया, 0। जब वो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा तो वो भी एनर्जी में कोई लॉस नहीं करेगा। इसका मतलब मैं चार्जेस को फिक्स करूं या ना करूं, एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहे। तो इसका आंसर आएगा कि मोमेंटम तब कंजर्व रहेगा जब दोनों फ्री हो, और एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी चाहे चार्ज फ्री हो चाहे ना हो। अब सारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन y इज फिक्स्ड, बोथ p एंड e इज कंजर्व। झूठ बोल रहा है, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी लेकिन मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। बी ऑप्शन y इज फिक्स्ड, e कंजर्व बट नॉट p, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट, इफ बोथ आर फ्री टू मूव p इज कंजर्व्ड बट नॉट e, अगर दोनों फ्री है तो दोनों ही कंजर्व है, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी। और डी, इफ बोथ आर फ्री e इज कंजर्व बट नॉट p, नहीं गलत है, p भी कंजर्व रहेगा इस केस में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। और देखो 35 है क्या, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं x और y, अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज है। मान लो इस पे Q1 मान लेता हूँ और इस पे Q2, और इसको फेंका मैंने इनफाइनाइट से कितनी वेलोसिटी से, u से। ठीक है, इसने बोला फाइनली क्या होगा, फाइनली मतलब जब सारी कहानी खत्म हो जाएगी। सब लोग उधर देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि रिपेल कर रहे होंगे, रिपेल। ये भाई इसको धक्का दे रहा होगा कि इधर भाग, और ये इसको धक्का दे रहा होगा कि इधर भाग। ये वाला फोर्स इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट। तो ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, और ये वाला फोर्स इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि इसके पास तो इनिशियली कोई वेलोसिटी ही नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में धक्का दोगे वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो पीछे वाला तो स्लो होता जाएगा, आगे वाले की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि इसकी वेलोसिटी कम होते होते कितनी देगी, 0। उस वक्त इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यूं ही होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, और इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली दोनों बहुत दूर है तो कोई पोटेंशियल तो है नहीं, तो जो भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में, काइनेटिक। तो जो भी एनर्जी है वो हाफ mu स्क्वायर है और वो कंजर्व रहेगी। तो भैया अगर इसकी एनर्जी 0 हो गई तो सारी की सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इसको। तो फाइनली क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होते होते कितनी हो जाएगी, 0, और इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, u। ये आंसर आएगा। क्लियर है, तो पहला पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा और दूसरा पार्टिकल फाइनली कितनी वेलोसिटी से चलेगा, u से। u/2 वेलोसिटी कब होती है, ये मैंने आपको कल ही कराया, जब दोनों मिनिमम सेपरेशन पर होंगे। सबको क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। कल के लिए कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, जो मैंने होमवर्क दिया है रिमेनिंग में बता देता हूं क्या क्या डिस्कस करना है। एक तो रेस 13 भी थी, है ना, हाँ 13, 18 और जेई एडवांस के रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी मैंने दिए हैं मतलब आपको।